नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब बच्चों ने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन 2 साल तक घर में रहने के बाद अब कई बच्चों में स्कूल या फिर बाहर जाने को लेकर वो उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है जो कोरोना के पहले हुआ करता था, और यही बात पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। उनकी इसी परेशानी का हल हम आज अपने इस कार्यक्रम में खोजने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका हलवासिया। मैम, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। थैंक यू। मैम, 2 साल के बाद अब जब बच्चों ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया है तो उनके लिए स्थिति काफ़ी अलग है, खासकर छोटे बच्चों के लिए जो अभी प्राइमरी क्लासेस में हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पब्लिक प्लेसेस पर लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, कैसे फ्रेंड्स बनाने हैं। क्या ये स्थिति उन बच्चों के लिए मानसिक रूप से किसी परेशानी की वजह बन सकती है? काफ़ी हद तक बन सकती है। बच्चे 2 साल से पूरी तरीके से घर पर हैं। उन्होंने सोशलाइज़ नहीं किया है, बाहर जाके दोस्त नहीं बनाए हैं। उन्होंने एक अलग दुनिया देखी है उन सालों में जो उनको के फाउंडेशन ईयर्स हैं। तो 2 साल तक घर पे रहे, दोस्त नहीं बने, लिमिटेड दोस्त जो बने वो स्क्रीन पे बने, वो फ़ोन पर बने, लेकिन रियलिटी में नहीं बने। तो अब उन बच्चों को नहीं आती जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ़ में, जैसे नेगोशिएट करना। अगर कोई सामने वाला बच्चा आज उनसे बात करके लड़ाई कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको नहीं पता कि अपनी बात कैसे मनवानी है दूसरे बच्चे से। उनको आज नहीं पता कि शेयरिंग कैसे करनी है, क्योंकि पहले तो शेयरिंग बड़े आराम से हो जाती थी, अब वो शेयरिंग करनी नहीं आती है। आज अगर किसी गेम में कोई दूसरा बच्चा उनको डोमिनेट कर रहा है, कह रहा है मेरे रूल्स के साथ गेम खेलेंगे, अब इन बच्चों को नहीं पता वो कैसे मैनेज करना है। ये सारे बच्चे लॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि इतने टाइम तक इन्होंने ये सब चीज़ें देखी और करी नहीं है। सो डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल टाइम है इन बच्चों के लिए। जी मैम, ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे जो अब पहली बार स्कूल जा रहे होंगे। उनके लिए घर के माहौल से निकलकर अब बाहर के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना कितना मुश्किल है? आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब वो सडनली वन ऑन वन पे थे। उनको अपने घर में परिवार में 1, 2, 4 जन, मैक्सिमम 6 जन दिख जाते थे। अब वो एक एनवायरनमेंट में है जहाँ पर उनको 8, 10, 15 बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में मिलते हैं और एक टीचर साथ में मिलती है। अब वो उनको सीखना है सडनली कि वो एक टीचर की बात सारे 15 बच्चे एक साथ कैसे कैसे सुने। जो पहले आसान होता था, क्योंकि हर बच्चा 2 ढाई 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करता था, धीरे-धीरे अडैप्ट कर जाता था कि टीचर की बातें सुननी है। अब वही प्रोसेस उसके साथ हो रहा है बच्चे के साथ, आज 4 साल, 6 साल, 7 साल, उस उम्र में उसको ये बात सीखनी पड़ रही है, तो उसको लिए मुश्किल है, उसको समय लगेगा। और वो जो टाइम निकल रहा है जिसमें उस बच्चे को समय लग रहा है, उस समय में उसकी मानसिकता पे असर आ रहा है। आज हम उस बच्चे को उस एज पे अडैप्ट करने को उस चीज़ के लिए कह रहे हैं जो उसको नहीं आती है। सो ऑब्वियसली उस बच्चे के लिए ये मुश्किल है। जी मैम, इसके अलावा वो बच्चे जो बड़े हैं, यानी कि 10वीं या 12वीं क्लासेस के जो बच्चे हैं, क्या उनको भी अब लंबे अंतराल के बाद स्कूल जाने पर किसी तरह के मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है? देखो जी, जिसको कहते हैं पीयर प्रेशर, उसका असर सबसे ज़्यादा इस एज ग्रुप को आएगा। 2 साल बच्चे घर में बैठे हैं, जो बॉडी इमेज कहते हैं, वो वाले इश्यूज़ आएँगे अब इनको, क्योंकि घर पे तो कुछ भी पहना, कुछ भी करा, कैसे भी रहे, वज़न कम करा, बढ़ाया, कैसे भी रहे। अब जब एकदम स्कूल जाएँगे तो कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। अब वो सडनली इश्यूज़ आएँगे, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, कि भैया मेरी कितनी है, तेरी कितने हैं। वो वाले सारे इश्यूज़ जो अभी तक अंडर द कारपेट चल रहे थे, अब वो एकदम से निकल कर आ जाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ों में अगेन इन बच्चों को भी अडैप्ट करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ सोशली बात करें, एकेडमिकली तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इन बच्चों ने पिछले 2 साल से सारे एग्ज़ाम घर से बैठ के दिए हैं, एंड ट्रस्ट मी 80% ने चीटिंग करके दिए हैं। अब जब इनको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने हैं तो उसके लिए बहुत एंग्जाइटी है।
कि स्कूल जाकर एग्जाम देना है, चीटिंग नहीं कर सकते, यानी कि अब आना है तो अब पढ़ाई तो करी नहीं है, तो उसकी एंग्जाइटी तो हो रही है बच्चों को। जी मैम, इसी पर मैं बात करना चाहती, जो एकेडमिक प्रेशर की बात आपने की, घर से जैसे एग्ज़ाम देते हैं या पढ़ाई करते हैं तो वो जो प्रेशर ऑफलाइन होता है उस तरह का प्रेशर ऑनलाइन नहीं होता है। वो जो प्रेशर एकदम से पड़ेगा, क्या उसको भी सहन करना बच्चों के लिए मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल है जी। आज के टाइम में गंगाराम में हम लोग के पास में इतने बच्चे आ रहे हैं सिर्फ 2 इश्यूज लेके। एक एकेडमिक डिले की वजह से अब स्कूल जाना नहीं चाहते, एक पीयर प्रेशर या सोशलाइजेशन की वजह से एंजाइटी इतनी हो रही है कि स्कूल जाना नहीं चाहते। तो हर लिहाज से बच्चे के लिए ये फेस थोड़ा मुश्किल है। अगले 6 से 8 महीने अगर रेगुलर स्कूलिंग चलती है तो बच्चे फिर अडेप्ट करना सीख जाएंगे, बट इन द प्रोसेस आई थिंक स्कूल्स और टीचर्स को भी बहुत समझदारी से लेना पड़ेगा टाइम, और ये बात मना के चलनी पड़ेगी कि कॉन्सेप्ट्स वीक हैं बच्चों के अब। जी मैम, ऐसा कहा जाता है कि खासकर बच्चों के लिए बहुत देर तक स्क्रीन के सामने रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और चूंकि लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों ने ज़्यादातर वक्त टीवी, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने ही बिताया है, और ये आदत भी अभी भी बनी हुई है, तो आंखों के लिए तो नुकसानदेह है ही ये, लेकिन क्या बच्चों की मानसिक सेहत पर भी इससे बुरा असर पड़ता है? देखिए, मानसिकता से पहले एक और ज़रूरी चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप, मैं या कोई भी और बहुत देर तक स्क्रीन के सामने बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक पॉइंट के बाद ब्रेन में फटीग हो जाती है, थकान हो जाती है। वो थकान के बाद ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता और उसका असर काफ़ी समय तक चलता है। अब अगर आप रोज़ यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे बच्चों की सोचने समझने की शक्ति ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गई है, उनको समझ ही नहीं आ रही है चीज़ें, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। अगर आप उनको एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन भी पूछेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उनका ब्रेन थक गया है। वो जो गैजेट के सामने की प्रोसेसिंग कर करके वो बहुत एग्जॉशन आ गया है ब्रेन के अंदर। तो ये एक असर हुआ न्यूरोलॉजिकली, जो बच्चों के ब्रेन पे असर आ रहा है। जो मानसिकता पे असर पड़ता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे अब ऑनलाइन कर क्या रहे हैं। जितना मैं जानती हूँ, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वो गेमिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग करते, जिसमें आजकल बच्चे बहुत अलग अलग तरह के वर्ल्ड वाइड वीडियोस देखते हैं। जो भी वीडियोस कहीं पे भी उनको मिलते हैं, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस। अब इसका उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ता है? सबसे पहला, वो अपनी इमीडिएट एनवायरनमेंट से कट रहे हैं। तो उनको अब वो अपने घर में, अपने परिवार में नहीं रह रहे, अब वो अपने गैजेट के अंदर रह रहे हैं, उस दुनिया के अंदर हैं, एंड उनको उस दुनिया से बाहर निकालना है और उनको जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें लाना है ना। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे अश्विनी पूछती हूँ ना, वो ये, जब बच्चा एक गैजेट के साथ अटैच्ड होता है, उसमें जो लोग हैं, जो दुनिया है उसके साथ अटैच्ड होता है, तो जो वैल्यू सिस्टम है उस बच्चे का, वो कहाँ से सीख रहा है? अब अगर वो वर्ल्ड वाइड वीडियोस देख रहा है और उससे इंस्पायर हो रहा है, तो वो कौन सी संस्कृति सीख रहा है, वो कौन सा वैल्यू सिस्टम पिकअप कर रहा है? अब अगर वो एक चैट रूम में है जहाँ पे उसकी उम्र के, वेरिड उम्र के मल्टीनेशनल लोग हैं, वो उनसे क्या सीख रहा है वैल्यूज, और क्या हम चाहते हैं वो बच्चा वो वैल्यूज सीखे? और क्या ये इंस्टेड, क्या हम ये चाहते हैं कि वो हमारी वैल्यूज सीखे? अगर आप मुझसे पूछेंगे दिक्कत में, सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम में मुझे ये लगती है कि वो वैल्यू सिस्टम हमारा खत्म होता जाएगा और हमें लगेगा कि बच्चा हमारी बात सुनना बंद कर रहा है, हमारी बातें मानना बंद कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उस बच्चे का अटैचमेंट पॉइंट आज हम है ही नहीं। उस बच्चे का अटैचमेंट पॉइंट आज वो गैजेट हो गया है। किस तरह से बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं और पेरेंट्स की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है अश्विनी ये समझना कि वो बच्चा उस गैजेट के साथ क्यों है। अब उस बच्चे को उस गैजेट से क्या मिल रहा है
जो उसको बिना उस गैजेट के नहीं मिल रहा था, राइट जी। नाउ। अगर हम ये समझ पाते हैं कि उस गैजेट से उस बच्चे को मिल रहा है प्लेजर, कनेक्शन, एंटरटेनमेंट, और अगर पेरेंट्स उस बात को समझ के उस बच्चे की लाइफ में वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। बड़ी सिंपल सी बात है। आज अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं काम पे जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरे मेरे पीछे से घर पे रहते हैं और वो घर पे टीवी देखते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसे ही चलेगा तो उनको टीवी से हुक हो जाएगा कि भैया मम्मी नहीं है, हमने टीवी देखना है। तो अब उनकी वो हो गया ना कि भाई अब एडिक्शन हो गया टीवी के साथ में। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं जब भी घर पे अवेलेबल हूँ, मैं बच्चों को खुद एंटरटेन करूँ, मैं उनके साथ एक गेम लेके बैठूँ, मैं कहूँ आओ हम खेलते हैं, तो उनकी लाइफ में जो एंटरटेनमेंट का वॉइड है वो टीवी पूरा ना करे, वो मैं पूरा करूँ। अगर बच्चों की लाइफ में बात करने का वॉइड है तो वो उनका चैट रूम पूरा नहीं करे, वो मैं पूरा करूँ। जी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी मैम, लंबे समय तक घर में रहने के बाद अब बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल ही नहीं जाना चाहते, फिर चाहे वो सुबह जल्दी उठने की वजह से हो या फिर किसी और वजह से। अब ये समस्या सुनने में तो काफ़ी आम सी लगती है, लेकिन अगर पेरेंट्स के लिए देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। इससे किस तरह से डील करना चाहिए? एक्चुअली हर चीज में ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उसको डायग्नोज करना, यानी कि हम एक प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सके और उस प्रॉब्लम को उस जड़ से निकाल सकें। तो अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है समझना कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है। क्या उसको दिक्कत आ रही है अपना शेड्यूल बदलने में? क्योंकि आज के समय में 80% बच्चे जो हैं रात के 2, 3, 4 बजे तक गैजेट्स के साथ लगे हुए हैं। तो क्या ऑब्वियसली 3, 4 बजे सोया हुआ बच्चा सुबह उठ के स्कूल नहीं जा सकता है? क्या प्रॉब्लम उनकी स्कूल में होती हुई एंजाइटी है जो उनको एग्जाम से, पढ़ाई से हो रही है? क्या उनको सोशल एंजाइटी हो रही है? बहुत सारे बच्चों के बीच में जाने में तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है बच्चे को? अगर पेरेंट्स खाली इतना समझ पाए, आई थिंक बहुत मेजर प्रॉब्लम उतने में ही सॉल्व हो जाती है। मैम, ये जो गर्मी की छुट्टियों का वक्त है, क्या इस वक्त को पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो जब स्कूल खुलेंगे उस वक्त के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं अश्विनी। आई थिंक सबसे ज़रूरी इसमें होगा बच्चों के साथ माँ बाप ये अगले 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना जो भी बचा है समय, उसमें बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ बात करें, बच्चों के साथ समय बिताएं। आई थिंक सही शब्द यही है। बच्चों के साथ बहुत समय बिताएं, अच्छा समय बिताएं जिसमें उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, सिर्फ बातचीत करना है, समझना है। और अगर अभी समर ब्रेक से पहले उनको ऑलरेडी एक फीलर मिल गया था कि बच्चे को किसी तरह की तकलीफ आ रही है, तो बच्चे से उस बारे में बात की जाए कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, और उसकी दिक्कत समझकर उसको उस समय समझाया जाए और स्कूल खुलने का जो अभी होने वाला है टाइम, उसके लिए तैयार किया जाए कि ऐसे होगा और वो बच्चा उस प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकता है। तो बेसिकली पेरेंट्स बैठ के बच्चे की प्रॉब्लम को समझें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और मैम, स्कूल का क्या रोल इसमें रहना चाहिए, खासकर जब बच्चे इतने टाइम के बाद स्कूल आ रहे हैं तो? स्कूल का रोल मल्टी लेवल पे रहेगा, कई कई लेवल्स पे स्कूल का रोल रहता है। सबसे पहले ये बात को समझना और इसको मना के चलना। मुझे पता है टीचर्स भी फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो रही हैं क्योंकि अगर बच्चा मान लीजिए उनके पास क्लास 5th में आया है, तो वो क्लास 5th का बच्चा क्लास 5th के लिए तैयार नहीं है, वो शायद क्लास 3rd के लिए तैयार है, या उसको एकेडमिक गैप्स हैं इस समय, वो बच्चा 5वीं के लिए नहीं तैयार है। तो टीचर को फ्रस्ट्रेशन होगी इस बात को लेके कि उसको मे बी तीसरे के कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे, चौथी के भी कॉन्सेप्ट सिखाने पड़ेंगे बिफोर वो 5वीं के कॉन्सेप्ट शुरू कर सके। तो टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है और रहेगा। वो टीचर्स को आई थिंक उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जिसके लिए स्कूल को तैयार रहना पड़ेगा वो है कि बच्चों को दिक्कत आएगी इमोशनली भी सेट होने में।
उनको उस चीज़ के लिए बच्चों को समय देना पड़ेगा। हर स्कूल में काउंसलर होते हैं, वो काउंसलर्स को अपडेट रहना पड़ेगा, हर क्लास में जाके चेक करना पड़ेगा, हर बच्चे का स्टेटस लेना पड़ेगा कि हर बच्चा ठीक चल रहा है कि नहीं, आर दे एबल टू मेक फ्रेंड्स और नॉट। सब बच्चों के सोशल ग्रुप्स हैं नहीं है, टीचर्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे कि हर बच्चा जब वो क्लास में आ रहा है, क्या वो हर एक्टिविटी कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या वो एन्जॉय कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उसके दोस्त बन रहे हैं, बेसिक्स के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। जी। मैम, आपके हिसाब से बच्चों की जो लाइफ है, वो पहले जैसी सामान्य होने में कितना वक़्त लग सकता है? बहुत मुश्किल है कहना, बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई नॉर्मेटिव नहीं है, बट मेरे ओपिनियन में 4-6 महीने रेगुलर स्कूलिंग के बाद में चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाएँगी। एक्चुअली ज़्यादा स्टेबलाइज़ होंगी जब उनके जो एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एट पार आ जाएँगे। तो जिस क्लास में वो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, अगर वो उस लेवल की पढ़ाई तक आ जाते हैं, तो उनके काफ़ी इश्यूज़ अपने आप सॉल्व हो जाएँगे। बट मेरे ओपिनियन में ज़्यादा दिक्कत इनकी सोशलाइज़ेशन की भी आ रही है क्योंकि इनको घुलने-मिलने में, बातचीत करने में अब बहुत दिक्कत आ रही है। सो आई थिंक 4-6 महीने लेके चलते आई थिंक बच्चे सेट हो सकते हैं इतने टाइम में। जी। मैम, क्या बच्चों के लिए कोई ख़ास खान-पान या डाइट भी कुछ बेहतर मानसिक स्वास्थ्य पाने में मदद कर सकती है क्या? देखिए बड़ा बेसिक है, आज के समय में सब सब पेरेंट्स सब लोग जानते हैं कि जंक फूड को कंटेन करना है, हेल्दी फूड पे ध्यान देना है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज़ के ऊपर ध्यान देना है। वो बेसिक्स हैं, उसके ऊपर ही ध्यान देना है। आई थिंक इतना कर लें ना, वो भी बहुत हो जाता है। यार आप बेसिक जंक फूड कंटेन कर लो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लो। फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू कर दो जो बहुत ज़रूरी है इमोशनल ग्रोथ के लिए। हमें लगता है एक्सरसाइज़ सिर्फ़ फिज़िकल ग्रोथ के लिए होती है, वो नहीं है। एक्सरसाइज़ इमोशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। सो एक्सरसाइज़ करना शुरू करें, स्पोर्ट्स करना शुरू करें। इतना अगर करना शुरू कर देंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा कवर मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जी। मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।